यस Yes, मैम। sir. ओके, Yes, तो ये ma'am. जो कपलिंग कांस्टेंट की बात हो रही थी, इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं नॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होंगे, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कशन करेंगे ये समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स है नॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के। तो नंबर ऑफ सिग्नल में हम लोग देख रहे थे कि जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वो सेम केमिकल शिफ्ट के अगर हैं तो आपको जो एक जगह पे वैल्यू आ रही है क्योंकि केमिकल शिफ्ट आपका एक है, ठीक है। जितने तरीके के नंबर ऑफ सिग्नल जो जो होंगे वो, जैसे एग्जांपल ये लीजिए, इसमें CH3O CO CH2 CO CH3 है। इसमें A और B और C तीन तरीके के प्रोटॉन्स हैं। अगर आप मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आपको एकदम दिखेगा कि जो CH3 है दोनों तरफ का, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। बस अंतर क्या होगा कि एक तरफ ऑक्सीजन है देखिए और एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये एक ईस्टर ग्रुप है और एक ग्रुप आपका एसाइल ग्रुप है, COCH3 लगा हुआ है। तो जो COCH3 की वैल्यू है आपकी वो 2 के लगभग आती है, 2.1। जैसे एसीटोन है वैसे ही एसीटोन में जो CH3 है आपका उसकी वैल्यू आपकी 2.1 के लगभग आती है। और जो CH3 ईस्टर है, जो CH3 आपका, इसकी वैल्यू हमेशा 3 के बाद 3.5 के बाद 4 तक आती है। और जो क्योंकि CH2 एक्टिव मेथिलीन ग्रुप टाइप का है इसमें, तो ये जो CH2 है इसकी वैल्यू आपकी 3 उससे कम आ रही है, ठीक है। डिफरेंस कोई बता सकता है कि जो A और B है इसमें शील्डेड और डीशील्डेड में बहुत कम का अंतर है, लेकिन स्टिल जो CH2B है ये आपका थोड़ा सा शील्डेड रीजन में आ रहा है। उसका रीजन बता सकता है कोई? क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मिथिलीन ग्रुप। CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से नहीं जुड़ा है, जो A वाला है। मिथिलीन ग्रुप के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मैम। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्योंकि रेजोनेंस में है ना। ऐसे तो ऑक्सीजन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। शेयर्ड पेयर से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की आप बात करेंगे तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींचेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का, इसलिए उसका कम आएगा शील्डेड रीजन में, ठीक है। तो ये तीन आपका क्यों अलग अलग रीजन में आ रहा है ये समझ में आ रहा है। अब जो इंटेंसिटी है सिग्नल की वो क्या मतलब है उसका, तो जो एरिया अंडर ईच पीक इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हम लोग एक दो स्लाइड में पहले भी बात किए हैं कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये क्या है आपको कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं स्टूडेंट? ये क्या है कंपाउंड, क्या है ये? CH3O C CH3 थ्राइस, ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या कहा जाता है? ईथर ग्रुप का मैम। ये इथर फंक्शनैलिटी है इसमें, है ना। एक तरफ आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है, ट्राइमिथाइल ईथर। नहीं एक तरफ आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है बेटा, एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है। तो आप इसको मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो ये 9 प्रोटॉन्स हैं आपके, है ना, 9 प्रोटॉन्स आपके एक तरीके के हैं,
जिनकी वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 1.4 या 1.9 तक आती है। तो ये वैल्यू और जो CS3 की वैल्यू है आपकी, ये नीचे आ रही है आपकी 3 के लगभग, है ना। अभी अभी ये देखा कि जो OCS3 है ये लगभग कितने पे आता है, 3 के बाद में आता है, डिपेंडिंग कि इसमें और कोई ग्रुप लगा हुआ है बगल में कि नहीं लगा। तो ये जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें क्योंकि 9 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो जब इसको आप एरिया इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करना मतलब होता है कि एरिया निकालना अंडर द पीक। तो अंडर द पीक जब एरिया निकालते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेशन करना। तो जब आप पीक का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सबको क्या किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसे सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब कि एरिया निकाल लेते हैं उसके अंदर, और एक को रेफरेंस 1 लेकर के, जिसको हमें पता हो कि ये एक ही प्रोटॉन है, बाकी सबका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल लिया जाता है। तो जैसे हमको पता है कि इसका 3 प्रोटॉन है, तो ये जो 2 स्पेसेस और ये जो 6 स्पेसेस दिया है, इसका मतलब क्या है आपका, कि ये दिखा रहा है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, लंबा होगा, उसकी इंटीग्रल वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा मैम, किसी का शेप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? शेप, हाँ शेप से आपका मतलब है कि सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ये आप म्यूट है राहुल, हाँ हाँ, अनम्यूट कर दो। जैसे मैम CS3 था, तो CS3 में और CS3 S3 करके तीनों का 6 शेप बताया जा रहा था, उसमें कैसे 6 शेप का मतलब कैलकुलेट कर सकें? इससे बैक जो मैम था। क्या क्या? जी यहाँ पे मैम, हाँ, जैसे यहाँ पे H3 है, H3 तो इसमें 6 शेप कैसे होगा? अगर 3 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन, फिर ये 3 हाइड्रोजन तो बच जाता है, इसका शेप कैसे नहीं पता करेंगे? मैं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। पहले अभी जो मैं बता रही हूँ वो देख लीजिए कि जो इंटीग्रेशन है ना, जी इंटीग्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं, जो एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं। और जी एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, ठीक है। तो जो यहाँ जी पे 9 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब है कि 9 प्रोटॉन्स होगा आपका, तो आपकी जो वैल्यू होगी उसकी नंबर जिसमें 9 होगी उसमें ज्यादा होगी, और जिसमें 3 होगी उसमें कम आएगा। तो जो 3 की इंटेंसिटी होगी, जो ऊंचाई होगी, वो कम होगी रदर देन 9 प्रोटॉन्स की। तो वो 9 प्रोटॉन्स की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, हम फिर से आएंगे आपके क्वेश्चन पे। जी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स मतलब कितने हाइड्रोजन के नंबर, ठीक है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है और ईच सबका इंटीग्रेशन जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता है। जैसे अभी मैंने बोला कि ये ये क्या है, ये बार ग्राफ में दिखाया है। तो ये जो स्पेसेस की बात आप कर रहे थे ना, 6 जी स्पेसेस, 2 स्पेसेस, ये बात है आपकी बार ग्राफ की, है ना। जी बार ग्राफ में आपको कंपेयर करके बता रहा है कि 6 स्पेसेस, और वो जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें 3 तरीके के प्रोटॉन, 4 तरीके के प्रोटॉन है। जहाँ पे जी ए लिखा है देखिए, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पहले हम अभी हम लोग, बाबा मैं कह रही हूँ, मैं फिर से आऊंगी आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये बार ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि किसकी छोटी और किसकी बड़ी आएगी, ठीक है। और साथ में जो अभी भी हमने सीखा कि केमिकल इक्विवेलेंट, तो वो कैसे किधर आ रहे हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसे आ रही है। तो अभी भी हम लोग एग्जाम्पल लेके सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। तो जैसे CS3 है वो CO के बगल में, फिर CH2 है, तो जो A है, B है, C है, D है, ये चारों प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट आ रही है, ये देखिए सब मिथाइल या फिर मिथिलीन प्रोटॉन्स है ना। लेकिन जी इनकी जो शिफ्ट वैल्यू आ रही है, ये क्या आगे पीछे, थोड़ी बहुत आगे पीछे आ रही है। तो कौन स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करेगा कि कौन सबसे राइट साइड में है और कौन लेफ्ट साइड में, और क्यों है? आप में से कोई स्टूडेंट इसको करिए। जिसका मैम फंक्शनल ग्रुप जितना क्लोज होगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से राइट लेफ्ट साइड से जैसे कैलकुलेट सबसे करेंगे। पहले लेते हैं राहुल A को, ठीक जी है। जैसे ए ले रहे हैं हम, तो ए की जी वैल्यू कहाँ आ रही है, सबसे ज्यादा शील्डेड रीजन में आ रही है। तो जी यहाँ से रीजन बताना स्टार्ट करें। ए की वैल्यू सबसे शील्डेड रीजन में आ रही है,
जी है ना, जी 6 प्रोटॉन्स की। इसीलिए 6 प्रोटॉन है तो मतलब उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। जी। तो ये जो 6 प्रोटॉन है सबसे शील्डेड रीजन में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहा है सबसे शील्डेड रीजन में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेल्टा वैल्यू डेंसिटी कम है मैम। ज्यादा है। CS3 डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है ना। तो जब C पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और CS3 डायरेक्ट आपका उससे एसोसिएटेड है, तो A की वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो शील्डेड रीजन में चला जा रहा है, वहां का प्रोटॉन। ठीक है, अब जी उस प्रोटॉन को देखिए जिसकी वैल्यू B है, मतलब CS3 है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि क्यों जो C है उसकी वैल्यू बाद मतलब और डी शील्डेड रीजन में, B और C को कौन एक्सप्लेन करेगा उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को? B और C की केमिकल शिफ्ट वैल्यू को कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज करिए हैं, इंटरेक्ट करिए बेटा, कोई भी रेज करिए हैंड। हाँ रूपम बताएं। मैम रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस किसकी वैल्यू? आप CH3 जो CH3B पे है और CH2C लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक का बता रही ना, क्योंकि CH3 भी CO से लगा हुआ है और CH2 भी CO से लगा हुआ है। लेकिन मैम ये इसका हाइड्रोजन CH3 का जो है इजीली जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और कौन बताएगा? और कोई बताइए कि CH3 जो B लिखा हुआ है और CH2C लिखा हुआ है, इन दोनों में CH2C की वैल्यू ज्यादा डी शील्डेड रीजन में है, क्यों है? रूपम और राहुल ने ऑक्सीजन बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कि कारण CH हाँ बोलिए फिर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह ऑक्सीजन से मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के कारण CH को इफेक्ट करेगा और ये जो CH3 वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण हो जाएगा। फिर से बोलिए, ये CH2 किसकी वजह से हो रही है बेटा? मैम CH2 ऑक्सीजन के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के कारण, और तो CH2 CH3 जो किस B वाला ऑक्सीजन के उसमें? CH2C जो है, ओके, आप जो कहना चाह रही मतलब समझ गए। मतलब आपने नोटिस किया कि CH2 के बगल में यस मैम। CO के साथ साथ में OH भी पास में ही है। हाँ हाँ, हाँ दिस इज द रीजन। ठीक है, तो क्योंकि जो CH3B है वो CO के साथ में तो रेजोनेंस कर रहा है, तो CH2 वाला भी कर रहा है जो B लिखा हुआ है। लेकिन जो OH ग्रुप है वो देखिए वो उसके एडजेसेंट कार्बन पे है CH2C के, है ना, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो वो आपका डी शील्डेड रीजन में चला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है तो वो डी शील्डेड रीजन में चला गया। ठीक है, इसलिए CH2 जो C लिखा हुआ है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डी शील्डेड रीजन में है इन कंपैरिजन टू CH3 जो B लिखा हुआ है उसकी। अब D की बात सीधे सीधे जो OH है वो तो सबसे ज्यादा डी शील्डेड रीजन में होगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है और उसकी वैल्यू आपकी उतने पे ही आती है। ठीक है, तो ये चारों समझ में आ गया और इंटेंसिटी समझ में आ गई। अभी हम लोग केवल इतना ही देख रहे हैं कि एग्जाम्पल से कि किसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, और जो हाइट है वो सबकी अलग अलग आ रही है। जैसे जो 2 प्रोटॉन से देखिए उसकी एक प्रोटॉन है वो देखिए कितनी आ रही है, 2 उससे थोड़ी सी डबल आई, जो 3 प्रोटॉन उससे उसकी ज्यादा आई, और फिर जो 6 है उससे उसकी ज्यादा आई। ठीक है, अब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो हम बात कर रहे थे, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग मतलब कि जो एडजेसेंट प्रोटॉन है आपके, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और वो एडजेसेंट कार्बन पे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करते हैं, वो अलाइन होते हैं, लेकिन वो अपोजिट भी हो सकते हैं और उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी, आपके एक्सटर्नल फील्ड के साथ में भी अलाइन हो सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक कपलिंग, इसी वजह से क्या होता है, ये कपलिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड की कपलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक कपलिंग है ये प्रोटॉन को क्या करेगा, या स्लाइटली डाउन फील्ड में वो एक्सटर्नल फील्ड एब्जॉर्ब कर लो। एब्सॉर्ब कर देता है, वो रेनफोर्स कर देता है, या फिर स्लाइटली अप फील्ड में जब एक्सटर्नल फील्ड अपोज कर रहा है तब।
ठीक है, तो अगर रेनफोर्स कर रहा है वो, तो वो क्या करेगा, डी शील्डेड रीजन में होगा, और वो शील्डेड रीजन में जाएगा अगर वो अपोज कर रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगी वो सिग्नल को वो स्प्लिट करेगी। अब एक एक करके देख रहे हैं। 112 ट्राइब्रोमो इथेन है, तो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं एडजेसेंट कार्बन पे हैं क्या? हाँ है, HA है और HB है, ठीक है। तो जो HA और HB है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, यस 112 ट्राइब्रोमो इथेन जो है वो आपका यस 112 ट्राइब्रोमो इथेन जो है आपका नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है एडजेसेंट कार्बन पे। तो HA और HB हम लोग को दो दिख रहा है। अब देखिए, अब धीमे धीमे हम लोग स्प्लिटिंग पे भी बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो पीक आ रही है उसको देखेंगे कि डबलेट है कि ट्रिपलेट है कि दिस इज द स्प्लिटिंग। ये जो HA है इसके बगल में कार्बन पे दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन है, तो होता क्या है कि जो N+1 रूल से वो टूटता है। एक प्रोटॉन है, बगल वाले प्रोटॉन को दो में तोड़ेगा, और अगर बगल में दो प्रोटॉन है तो वो अपने एडजेसेंट प्रोटॉन को 3 में तोड़ेगा। इसी की वजह से जो HA प्रोटॉन है, अच्छा एक चीज पहले बता दीजिए कि जो HA है वो डी शील्डेड रीजन में देख रहे हैं ज्यादा आ रहा है कंपैरिजन टू HB। क्यों ऐसा हो रहा है? दो ब्रोमीन एटम्स हैं। दो दो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, दो इसके कारण वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा डीशील्डेड है। हाँ, तो जो दो ब्रोमीन लगे हुए हैं उनकी वजह से वो ज्यादा डी शील्डेड रीजन में चला गया है। अब जो वो है, देखिए जो HA है वो ट्रिपलेट में टूटा है। क्यों? क्योंकि जो उसके बगल में दो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो N+1 रूल से वो 3 प्रोटॉन में टूटा है। और जो HB है उसके बगल में एक ही प्रोटॉन है, तो वो डबलेट में टूटा है, इसलिए उसका जो आया है वो डबलेट आया है। और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों आई है डबलेट की? क्योंकि वो दो प्रोटॉन है, ठीक है। और क्योंकि HA की एक ही प्रोटॉन है तो उसकी इंटेंसिटी आधी आई है HB के। अब ये जो HA और HB दिखा था हमने एडजेसेंट प्रोटॉन में, ये इसको एक एक करके तोड़ के दिखा रहे हैं कि स्प्लिटिंग हुई कैसे। कि जो HA है ये रेनफोर्स कर रहा है फील्ड को, डाउन फील्ड में है, डी शील्डेड रीजन में है HA, है ना। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड है, तो ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और HB को वो क्या कर रहा है, HB क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फील्ड। तो जब अपोज कर रहा है केमिकल शिफ्ट HB को, वो उसको क्या कर रहा है, देखिए दो पीक में तोड़ रहा है, ठीक है। अब HA देखिए क्या कर रहा है, HB को केमिकल शिफ्ट जो है HA का, वो क्या कर रहा है, स्पिन HB के प्रोटॉन्स को रेनफोर्स कर रहा है, और जो HB के प्रोटॉन से जो अपोज कर रहे हैं फील्ड के, उसको शो कर रहा है। तो HA आपका क्या है, ट्रिपलेट में तोड़ रहा है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक वो बनाया गया है आपका, जिसको पैस्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसमें हम लोग पहले सिंपल देख लेंगे, फिर एक एक एग्जांपल क्लियर करेंगे। कि अगर एक सिग्नल दिया हुआ है, स्प्लिट हो रहा है N इक्विवेलेंट प्रोटॉन से, तो ये स्प्लिट होगा N+1 पीक में। एडजेसेंट जितने भी होंगे वो N+1 पीक में स्प्लिट हो जाएंगे। और जो मल्टीप्लिसिटी होगी सिग्नल की, मल्टीप्लिसिटी मतलब वो सिंगलेट में आ रहा था, डबलेट में आ रहा था, ट्रिपलेट में आ रहा था, वैसे ही क्वार्टेट, क्विंटेट, जितनी पीक्स आपके दिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ निबर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक है नंबर बगल में तो वो सिंगलेट ही रहे, मतलब 0 है, अगर नन है, नंबर ऑफ नेबर, कोई प्रोटॉन नहीं है बगल में, तो वो सिंगलेट ही रहेगा। अगर एक प्रोटॉन है नेबर में तो वो डबलेट में टूटेगा। अगर दो प्रोटॉन है नेबर में तो वो ट्रिपलेट में टूटेगा। तो ऐसे ही करके आपके एक एक प्रोटॉन
अगर नेबर एक एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी n+1 रूल से। अब हम देखते हैं इसको, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिया है Cl2CH तो ये जो Cl2CH है इसमें कितने तरीके के प्रोटॉन है? 2। ठीक है, इस इथेन मॉलिक्यूल में 2 तरीके के प्रोटॉन है, ये सब्स्टिट्यूटेड इथेन है डाइक्लोरो से। अब ये क्या है? ये डाइक्लोरोइथेन में जो कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसका हाइड्रोजन ज्यादा डी शील्डेड रीजन पे जाएगा और जो CH3 है उसका शील्डेड रीजन में जाएगा। तो ऑब्वियसली जो एक है वो बगल वाले को डबलेट में तोड़ेगा और जो CH3 उसके बगल में, क्योंकि एक है तो वो डबलेट में तोड़ दिया, और जो प्रोटॉन है जिसके बगल में 3 है तो वो प्रोटॉन को CH वाले को 4 में तोड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक। तो ये आपको दिख रहा है कि डी शील्डेड रीजन में आपका CH आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियरली विजिबल है। देखिए कि ये जो आपका CH है, ये CH आपका इस रीजन में आ रहा है ना, डी शील्डेड रीजन में आ रहा है। तो ये जो डी शील्डेड रीजन में आ रहा है वो क्लोरीन की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसमें क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, और ये जो आपका आ रहा है ये वाला जो CH3 है, ये क्योंकि आपके इसके बगल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है इसलिए आपका शील्डेड रीजन में आ रहा है। अब ये इसको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको जब ब्रॉड करके देख रहे हैं ज्यादा उसमें रेजोल्यूशन में, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको? डबलेट दिख रहा है। तो ये जो डबलेट आया वो किस वजह से आया? इस एक प्रोटॉन की वजह से आया, n+1 में जुड़ गया। तो जो CH है वो स्प्लिट कर रहा है CH3 को इनटू अ डबलेट, और जो CH3 है आपका वो स्प्लिट कर रहा है CH को इनटू अ क्वाड्रेट। अब इसको देखिए, ये क्या है आपका? वही है, सेम मॉलिक्यूल है, उसमें दिखा रहा है आपको कि देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फॉर 3 मिथाइल प्रोटॉन्स। ये जो आपके अभी ये जो आपको दिखाया है जिसमें आपको वो जो प्रोटॉन्स हैं जो स्पिन दिख रही है, इसको उस वाली स्लाइड से अच्छे से समझ के हम फिर से बैक पे इसमें आएंगे। ये वही चीज वो दिखाया था कि इतने तरीके की स्पिन। तो इस मॉलिक्यूल में देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है न्यूक्लियर स्पिन के लिए 3 मिथाइल प्रोटॉन के लिए। अब 3 मिथाइल प्रोटॉन है तो 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, जो कि स्प्लिट करेगा आपका सिग्नल किसमें? 1-3-3-1 क्वार्टेट। ये 1-3-3-1 क्वार्टेट क्या है? आपने ये पास्कल्स ट्रायंगल ये देखा? पास्कल्स ट्रायंगल। हाँ, ये पास्कल्स ट्रायंगल से आया है। ये 1-3-3 अगर बगल में है तो जो क्वाड्रेट आपका आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये जो 3 वैल्यू है, ये जो 1 वैल्यू ये है क्या? ये वैल्यू है आपकी कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन की। ठीक है, तो जो 3 प्रोटॉन एसोसिएटेड है, ये जो मतलब ये क्या आपको बता रही है? ये स्लाइड आपको बता रही है कि जो आपका क्वाड्रेट आया CH3 की वजह से, ये क्वाड्रेट किसके लिए आ रहा है? CH की वजह से। जो प्रोटॉन ब्लू है उनके लिए आ रहा है ना? ये क्लियर है ना? यस मैम। ये जो ब्लू प्रोटॉन है उनके लिए आपका क्वाड्रेट आ रहा है। तो ये जो क्वाड्रेट आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? ये इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसके बगल में मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 प्रोटॉन है इसलिए 4 आ रहा है ना? लेकिन ये 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है न्यूक्लियर स्पिन्स के इन 3 मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से। अब जो ये 8 कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे कैसे स्प्लिट होते हैं ये शो करके दिखाया है। जैसे 3 प्रोटॉन है, देखिए सबसे पहले वाले में आपके तीनों सेम के है ना, आप एक साइड में स्पिन का। उसके बाद क्या है? कोई भी एक आपका क्या हो सकता है? अपोजिट स्पिन का हो सकता है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में 2 हो सकते हैं सेम के और एक अपोज कर सकता है, और लास्ट में तीनों के तीनों आपके अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं। अब अपोज में होंगे। और हाँ, तो ये जो आपका आया ये आ गया 1:3:3:1। तो ये जो आपका टूटा, ये जो आपकी स्प्लिटिंग आई आपकी क्वाड्रेट की, ये किस वजह से आई?
ये न्यूक्लियर स्पिन्स की वजह से है। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अब आप इस स्लाइड को देखेंगे तो ये चीज आपको सिंपली समझ में आ गया कि अगर 3 प्रोटॉन है जो, तो ब्लू वाले प्रोटॉन को 4 में तोड़ेगा, और जो रेड वाले प्रोटॉन है उसके बगल में एक ही प्रोटॉन है तो वो उसको डबलेट में तोड़ेगा। लेकिन ये जो डबलेट और ट्रिपलेट जो टूट रहा है वो क्यों टूट रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन से, जो पास्कल्स ट्रायंगल में हमने देखा। अब ये वाले में जो हमने बात किया था इस कंपाउंड में, इसमें देखिए क्योंकि 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ट्रिपलेट की होगी। ट्रिपलेट क्या हो सकता है, आप यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल में देखे थे ना कि आपका अगर ट्रिपलेट आ रहा है तो क्या हो सकता है 1:2:1। तो ये जो 1:2:1 है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि स्पिन Hp की प्रोटॉन्स की 2 प्रोटॉन है तो वो 2 प्रोटॉन सेम स्पिन के हो सकते हैं, या फिर वो 2 प्रोटॉन में एक अपवर्ड एक नीचे हो सकता है, या एक नीचे हो सकता है एक ऊपर हो सकता है, या दोनों ही नीचे हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर स्पिन्स की क्या है, 1:2:1। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब रेंज क्या है, ये जो मैग्नेटिक कपलिंग आपने देखी, इस मैग्नेटिक कपलिंग का रेंज क्या है, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो स्प्लिट नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला आपको, जो प्रोटॉन बॉन्डेड होते हैं सेम कार्बन से वो स्प्लिट कर सकते हैं केवल जब वो नॉट इक्विवेलेंट हो। तो जो प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन में होते हैं वो जनरली कपल करते हैं, और जो प्रोटॉन सेपरेटेड होते हैं 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड के में, तो वो भी कपल करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक कंपाउंड को देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग हो रही है इथाइल ग्रुप की वो आपकी कैसे हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का इथाइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। और ओके, आपका टाइम ज्यादा हो गया है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, स्प्लिटिंग आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी आपको कुछ पूछना है अभी किसी को, स्टूडेंट्स? ठीक है, नहीं करना है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग और क्वेश्चंस और उसके साथ आइए, अपने क्वेश्चंस के साथ में आइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे और कुछ लेकर के आऊंगी तो थोड़ा सा इसको पढ़ के रखिएगा। केमिकल इक्विवेलेंट, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, स्प्लिटिंग थोड़ा सा देख के रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे विद सम क्वेश्चंस। ओके, देन वी विल, हाँ, तो कल या फिर परसों जिस भी दिन क्लास होगी आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए इसके साथ। मैम इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा ना? पीडीएफ शेयर किया है शायद मैंने, नहीं किया होगा तो कर दूंगा। वो सेकंड ईयर के ग्रुप में है, वो स्नेह ने जो बनाया उस ग्रुप में है मैम। वो स्नेह ने बनाया उस ग्रुप में, आई थिंक उसमें थर्ड ईयर वाले या सीनियर्स नहीं है। देखिए होता क्या है कि मेरे से मैंने मुझसे बोला ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं अभी, मुझे जो जो लगता है जिनका आता रहता है कुछ अपडेट या कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी या कुछ भी आता है, तो उनको मैं सारे ही लोगों को मैं भेजती रहती हूँ, है ना। तो इसलिए क्या कहते